गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति प्रदान की जाती है, वहाँ अल्पसंख्यक संविधान का आदर कैसे करेंगे। अर्थात संविधान में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिसमें किसी भी वर्ग का उत्पीड़न न हो। जब किसी भी वर्ग का उसमें उत्पीड़न नहीं होगा, सभी को समानता होगी, तो सभी नागरिक अपने देश के संविधान का सम्मान करेंगे। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को अधिक सुविधाएं देता है या सुविचारित रूप से समाज के छोटे छोटे समूह को शक्ति को और मजबूत करती है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह अनुभव करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। अर्थात यदि किसी वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो ऐसे लोग उस संविधान को मानने से इनकार कर देंगे, अर्थात उसको नहीं मानेंगे। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, परंतु उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह आधारभूत न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। तो भारतीय संविधान एक ऐसा ही संविधान है जो प्रत्येक नागरिक को न्याय प्रदान करता है। भारत के संविधान का उदाहरण है, यहाँ कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जिससे किसी प्रकार की सामाजिक विषमता समाप्त हो सके। अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अर्थात अल्पसंख्यक अपनी स्वेच्छा से शैक्षिक संस्थाएं भी स्थापित कर सकती हैं, जिसमें सरकार उनकी मदद करती है। आगे है, नेपाल के संविधान का निर्माण का विवाद दिया है। एक उदाहरण, अपने पड़ोसी देश का संविधान बनाना कोई सरल एवं सुगम कार्य नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। अर्थात नेपाल द्वारा बनाया गया जो संविधान है एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरा। 1948 के पश्चात नेपाल में 5 संविधान बनाए गए, 1948, 51, 59, 62 और 90 में, परंतु ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ, पर अनेक क्षेत्रों में नरेशों के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। पिछले वर्ष में नेपाल में सरकार तथा राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीति आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन माओवादी पार्टी द्वारा चलाया गया था। बाद में माओवादी नेता प्रचंड के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़कर सत्ता हासिल की। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। अर्थात जो नेपाल का संविधान बना उसमें राजा की भूमिका अधिक होती थी, तो उस पर चर्चा हुई कि नेपाल में जब संविधान बन रहा है तो उसमें राजा की भूमिका कितनी होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही समाप्त करने एवं गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना के मध्य थे। कुछ लोगों को मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र बना रहना उपयोगी रहेगा। तो कुछ लोग गणतंत्रात्मक शासन चाहते थे, जनता का शासन चाहते थे, ऐसा संविधान चाहते थे जिसमें जनता की भागीदारी हो। कुछ लोगों का मानना था कि राजा के द्वारा बनाया गया राजतंत्रात्मक शासन ही महत्वपूर्ण होगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था। तो बच्चों, ये घटना जो है, जो उदाहरण है वो नेपाल का दिया गया है। बहुत सारे राजनीतिक दल एवं संगठन एक नए संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंत में जन प्रदर्शन के दबाव में उनको झुकना पड़ा और राजा को एक ऐसी सरकार बनानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को मंजूर थी। अर्थात राजा की शक्तियों को छीन लिया गया और 2008 में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया।
और वहाँ पर लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई, अर्थात जनता की जो भागीदारी थी उस संविधान में वो प्रारंभ की गई। 2015 में नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल में आज सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चल रही है जो एक संविधान की ही देन है। और कैसे संविधान की? लोकतंत्रात्मक संविधान की देन है। अंतिम पॉइंट पर चर्चा करेंगे आज, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। एक अच्छे संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक संस्था की सारी शक्तियां पर एकाधिकार न हो। तो एक अच्छा संविधान वही होगा कि किसी एक संस्था के हाथ में देश की सारी शक्तियां न दे दी जाएं। तो ऐसा करने के लिए शक्तियों के कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। जैसे भारतीय संविधान में शक्ति एक धरातल पर तीन विशेष रूप से तीन सरकार के तीन अंग हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीन भागों में सरकार की शक्तियों को बांटा गया। जैसे संस्थाओं, स्वतंत्र निकाय, निर्वाचन आयोग जो देश में चुनाव कराने का कार्य करता है। इससे सुनिश्चित होता है कि यदि एक संस्था संवैधानिक को भ्रष्ट करना चाहे तो दूसरी संस्था उसको अतिक्रमण को रोक सकती है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति संतुलन का पालन करते हुए भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य संतुलन कायम किया जाता है। यह भी कटु सत्य है, न्यायपालिका की सक्रियता और अतिक्रमण का मुद्दा विधायिका में उठता रहा है। एक अच्छा संविधान सरकार के तीनों स्तंभों की संतुलन की अपेक्षा रखता है और ऐसी व्यवस्था करता है। तो सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों में सामंजस्य बनाने का कार्य संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा बच्चों किया गया है, जिससे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। कोई भी निरंकुश नहीं हो सकता। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है जिसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम एवं प्रतिक्रियाओं, अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना आवश्यक है, जिसके कारण बदलती हुई परिस्थितियों और ज़रूरत के अनुसार उनमें संशोधन भी किया जा सकते। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। ना तो संविधान बहुत अधिक कठोर होना चाहिए, ना ही बहुत अधिक लचीला होना चाहिए, और संविधान ऐसा होना चाहिए जो समाज को सुरक्षा और पहचान दे सके। तो बच्चों, भारतीय संविधान इन दोनों के बीच की कड़ी है, ना तो बहुत अधिक कठोर है, ना ही बहुत अधिक लचीला है। ना उसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं, न आसानी से उन परिवर्तनों को समाप्त किया जा सकता है। कि मूल्यों की रक्षा करने, न्याय परिस्थितियों के अनुकूल विषय को ढालने के संतुलित करते हैं। इसमें अपने प्रावधानों के परिवर्तन की संभावना तथा एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठता है। तो भारतीय संविधान या किसी भी देश का संविधान लंबे समय तक तभी चलेगा जब वहाँ की जनता उस संविधान को आदर और सम्मान देगी। इस व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी वर्ग यह समूह अपने दम पर संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है या अमान्य है, तो निष्कर्ष यहाँ पर बच्चों ये है कि संविधान एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो उस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियमावली बनाई गई है उसके वहाँ के नागरिक स्वेच्छा से उसका पालन करें। सरकार के तीनों अंगों में सामंजस्य स्थापित हो, जिससे देश का विकास, वहाँ के नागरिकों का विकास संभव हो सके। तो आगे का पॉइंट है, इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा आज करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इसमें भारतीय संविधान कैसे बना, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, अर्थात
सबसे महत्वपूर्ण है, एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, गठन किया गया, जिसके द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया, उसका निर्माण किया गया। इसकी पहली बैठक बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव या महत्वपूर्ण माना गया है, या यूँ कहें कि भारतीय संविधान में अधिकतर उन्हीं नियमावली को, उन्हीं कानूनों को रखा गया है जो 1935 के भारतीय संविधान में बनाए गए थे। अर्थात जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे उस समय जो भारतीय संविधान निर्मित भारतीयों द्वारा किया गया था 1935 में, उसके बहुत सारे जो नियम हैं वो 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ उसमें समाहित किए गए हैं। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई थी जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। तो इसके अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत, रियासतों के समूह और जनसंख्या के आधार पर वहाँ से जो संविधान सभा थी उसमें लोग चुनकर आए थे। तो बच्चों, इससे आगे भारतीय संविधान कैसे बना विस्तार से चर्चा नई कक्षा में हम करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।